हेलो दोस्तों, यूपीएससी मस्ती में आपका स्वागत है। हम लोगों ने एनसीईआरटी 6 क्लास के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देख लिए थे, पूरा ऑल कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए हम लोग दूसरा चैप्टर की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा जो चैप्टर दिया हुआ है 6 क्लास के एनसीईआरटी का दूसरा जो चैप्टर है वह क्या है? अध्याय 2 जो है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेट खाद्य संग्रह, आखेट मतलब होता है शिकारी, वो खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक मतलब कि भोजन को संग्रहित करने से लेकर के भोजन उत्पादक तक के बारे में हम लोग अध्याय 2 में पढ़ेंगे 6 क्लास के दूसरा चैप्टर पे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एकदम लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि तुषार की रेल यात्रा से हम लोग शुरू करते हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान बड़ी तेजी से पीछे छूटते चले जा रहे हैं, जैसा कि हम लोग भी देखते हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। मात्र 150 साल पहले उनके चाचा ने बताया, तुषार के चाचा ने, कि मात्र 150 साल पहले लोगों ने रेल से यात्रा करना शुरू किया था। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई, रेल के कुछ दशक बाद बस आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं होती थी तो क्या ये यात्रा ही नहीं करते थे। जैसे लोगों के पास, तुषार सोचने लगा कि जैसे हम लोग इतनी दूरी तक, यानी कि दिल्ली से चेन्नई जा रहे हैं, तो इतनी दूरी को तय कर रहे हैं, और जिस समय लोगों के पास जब इतनी तेज चलने वाली गाड़ियां नहीं थी तो उस समय क्या लोग यात्रा नहीं करते थे। तुषार सोचने लगा, क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। चलिए हम लोग, ये तो सोचा कि ऐसा बात नहीं है, लेकिन चलिए देखते हैं आगे। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? आरंभिक मानव, जो शुरुआती जो मानव थे, आज जैसे हम लोग इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उस समय के मानव जो है क्यों जाया करते थे? हम लोगों के भी कुछ रीजन होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने का, तो उसी प्रकार से उस समय के जो मानव है वह क्यों जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो चलिए देखते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख पहले रहा करते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आज जो 20 कह रहा है कि 20 लाख साल पहले इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे, उन्हें आज हम लोग आखेटक के नाम से जानते हैं। आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से उसे हम लोग जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। भोजन के जो इंतजाम करते थे उसी के आधार पर आखेटक खाद्य संग्राहक उन लोगों को कहा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। ये जो आखेटक लोग, आखेटक मतलब होता है शिकारी, शिकार करने वाला, तो आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों को शिकार करते थे। मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे। फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। फल फूल और दाने और पौधे, पत्तियां और अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमा करते थे। आखेटक जो खाद्य संग्राहक मतलब भोजन को जो संग्रह करने वाले जितने भी समुदाय थे, वह एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। एक जगह से दूसरी जगह घूमने के कई कारण थे उनके। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिन तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। जैसे वो एक ही जगह पर रहते तो वहां पर जितने फल फूल जो हैं उन सभी को खाते खाते समाप्त कर देते थे, या जीव जंतु या जानवर है उस सभी को मार करके खा जाते थे कुछ समयों में, तो वहां पर खत्म हो जाते थे।
इसीलिए वह भोजन की तलाश में फिर दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ तो समाप्त हो गए तो दूसरी जगह पर तो जाना पड़ेगा ही, जाना पड़ता था। फिर दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसीलिए इन जानवरों को शिकार करने वाले लोग भी इसके पीछे पीछे जाया करते थे। इसीलिए इसके पीछे पीछे से जानवर जो है चारा, जैसे हिरन है तो हिरन चरने के लिए, घास खाने के लिए वह धीरे धीरे आगे चला जाया करते थे, या जानवर जो है शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, तो इन लोग भी पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण, दो कारण हम लोगों ने देखा। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उसकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। जैसे अलग अलग मौसम में अलग अलग फल फूल आते हैं, तो जैसे जिस मौसम में इस इलाके में इस फल फूल है तो उसको खा करके खत्म कर लिए। अब इस मौसम में इधर फल फूल होंगे ही नहीं, तो इधर फल फूल नहीं होंगे तो फिर दूसरी जगह जाएंगे, वहां पर फल फूल होंगे, वहां पर खाएंगे। इस स्थिति से फिर चौथा कारण क्या है? चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में भी मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। कई नदी ऐसे हैं जिसके बात कर लें तो जिसमें पानी सूख जाता है, और कई नदियां ऐसे हैं जिसमें पानी सूखता भी नहीं है, तो जो पानी की तलाश में लोग इधर से उधर जाया करते होंगे, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक पानी की तलाश में जाया करते होंगे। चलिए, हम लोग इतने सारे 4 कारण हम लोगों ने देखे कि आखिर जो पहले के मानव थे एक जगह से दूसरी जगह तक क्यों जाया करते थे, किस लिए जाया करते थे, तो चारों हम लोग कारण देख लिए। अब अगला पॉइंट आता है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। प्रश्न आता होगा दिमाग में कि आखिर जो पहले के मानव है उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है। कोई कैमरा लेकर के उस समय तो रिकॉर्ड कर नहीं रहा था कि हाँ रिकॉर्ड करते रहे तो चलो रिकॉर्डिंग देख ली कि ऐसे ऐसे करता था, या कोई तो किताब तो लिख नहीं रहा था कि ऐसे ऐसे कर, तो जानकारी कैसे मिलता होगा। पीछे जो बीते हुए समयों के बारे में जो लोग इधर उधर घुमा करते थे तो उनके बारे में जानकारी कैसे मिलते थे, तो चलिए देखते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिसका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्रह किया करते थे। पुरातत्वविद किसको कहते हैं? पुरातात्विक स्रोतों के द्वारा जो पता लगाने, पुरातात्विक स्रोत हम लोग पिछले अध्याय में देखे थे, उस स्रोतों के द्वारा पुरातत्वविद जो है उस पुरातत्व को अध्ययन करके जो चीजें पता लगाते हैं, तो जो लगाने वाले व्यक्ति होते हैं, पता लगाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको हम पुरातत्वविद कहते हैं। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिसका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्रह किया करते थे। कुछ वस्तुएं मिली पुरातत्वविदों को जिसका उपयोग जो है निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्रह करते थे। आखेट खाद्य संग्रह जो लोग थे वो लोग किया करते थे उसका उपयोग। यह संभव है कि लोगों ने अपनी काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। यह संभव है क्योंकि पहले जो है खादान से लोहे निकाले नहीं जाते थे तो औजार उसका बनता नहीं होगा, तो लकड़ियों का, हड्डियों का, पत्थरों का औजार बनाए जाते होंगे। इसमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। देखा जाता है कि इसमें से पत्थरों के जो औजार हैं आज भी बचे हुए हैं। इसमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। कह रहा है कि कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए किया जाता था। ईंधन यानी जलावन के साथ साथ उसका उपयोग झोपड़ी बनाने में या औजार बनाने में भी किया जाता था। देखो आगे हम लोग देखते हैं, चित्र में देख सकते हैं
औजार जो है यहाँ पर दिया गया है। पत्थर के औजार का उपयोग है इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। पत्थर के औजार जो है इंसान को खाने योग्य जो जड़ें हुआ करते थे उसको निकालने के लिए। और दाएं ओर जो दिया गया है आप देख सकते हैं चित्र में, जानवरों के खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था, छेद करके, और जानवरों के खाल से जो वस्त्र बनते थे उसके लिए किया जाता था। अगला जो यहाँ तक हम लोग देख लिए कि आखिर आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती थी। तो हम लोगों ने देखा कि लकड़ियों के औजार हुआ करते थे, पत्थर के औजार हुआ करते थे, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं रहने की जगह निर्धारित करना। अब प्रश्न आता है कि तब अब रहने की जगह कैसे निर्धारित किया जाए, कहाँ वह रहते थे, रहने की जगह कैसे निर्धारित किया जाए कि वह कहाँ रहते थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कार्य मानचित्र 2 को देखो, आपका मानचित्र 2 दिया गया है बुक में, आप देख सकते हैं। और हमने बना रखा है यहाँ पर, इसमें समझा देंगे आपको। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कार्य मैप में कि लाल त्रिकोण वाले, देखिए मैप तो आप बुक से भी देख सकते हैं कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। लाल त्रिकोण वाला कह रहा है कि स्थान वे पुरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रहों के, मतलब आखेटक खाद्य संग्रह के होने का प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा भी और कई स्थान आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए। कई पुरास्थल को देखा गया कि पुरास्थल किसको कहते हैं, जहाँ पर जो है पुराने लोग रहा करते थे, पहले के लोग रहा करते थे, जिस जगह पर उसको पुरास्थल कहा गया। नदियों और झीलों के किनारे पाए गए, उस स्थल को पुरास्थल कहा गया। तो पुरास्थल जो है नदियों और झीलों के किनारे पाया गया, क्योंकि लोगों को पानी पीने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए उन लोगों को सुविधा होती थी, तो इसीलिए उन्होंने नदियों और उनके किनारे रहा करते थे। जैसे हम लोग इसमें देख सकते हैं कि पुरास्थल के रूप में एक आपका भीमबेटका है, यहाँ पर हमने लिख रखा है कि एक आपका है भीमबेटका, जो वर्तमान में अभी मध्य प्रदेश राज्य में है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में आपका भीमबेटका पूरा स्थल जो है, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ पर है, तो रायसेन जिला में पड़ता है। रायसेन जिला में यह भीमबेटका पड़ता है। उसी प्रकार से आगे हम लोग देख सकते हैं करनूल गुफाएं, जो इस प्रकार से त्रिकोण ऐसे बनाया हुआ है, और मध्य प्रदेश में एक यहाँ पर बनाया हुआ था, जो है कौन, भीमबेटका। और यहाँ पर है आपका करनूल गुफाएं, करनूल गुफाएं दिया गया है यहाँ पर, करनूल गुफाएं, कुरनूल गुफाएं यहाँ पर है, जो आपको पड़ जाता है आंध्र प्रदेश में। यह जो है कुरनूल गुफाएं वह आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर लोगों के रहने के प्रमाण मिले हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसे जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। कह रहा है कि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग उसी जगह को ढूंढते थे रहने के लिए जहां पर अच्छे पत्थर मिल पाते थे। देखिए इधर बगल में दिया गया है जो चीजें हमने बताया। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में पड़ता है, भीमबेटका आपको बताया ही, और जिला भी बता दिए, रायसेन जिला में पड़ता है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। इस पूरा स्थल पर जो भीमबेटका पूरा स्थल है, यहाँ पर गुफाएं मिला है और कंदराएं भी मिली है। लोग इस गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। यह गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। हम लोग ये भी देखे थे कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश से ही यहाँ पर से इधर आया है और यहाँ पर आकर के मिल गया है, इस खाड़ी में आकर के यहाँ पर मिल गया है। हम लोग पहले जो पढ़े थे पहले चैप्टर उसमें हम लोग देखा था। तो नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? बिल्कुल हम लोग अपने से खुद से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसलिए चुना होगा कि नर्मदा नदी वहाँ पर थी, नर्मदा नदी के पास में पानी की सुविधा थी, और दूसरी चीज़ें यहाँ पर गुफा भी थी, तो धूप बारिश ये सबसे भी बचना था। गुफा था वहाँ पर तो रहते थे लोग। शैल चित्र, इससे हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र देख सकते हैं आप कि बनाया हुआ है। इससे क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले। इसमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। कुछ सुंदर उदाहरण जो है
मध्य प्रदेश से और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मतलब यहाँ पर से लगभग उत्तर प्रदेश यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश होगा, तो यहाँ पर से लगभग आपको मिला है। इसमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जंगली जानवरों को बहुत कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। भागते हुए, ये सब मतलब सजीव का मतलब कि जैसे भागते हुए, इधर उधर कुछ करते हुए चित्रण किया गया है वहाँ पर। पूरा स्थल देख सकते हैं, जो हमने बताया है पहले, पूरा स्थल किसको कहते हैं, तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिले हैं। तो स्वाभाविक है, हमने बताया आपको कि पूरा स्थल किसको कहते हैं, जहां पर पुराने लोग रहा करते थे। तो स्वाभाविक है कि जहां पर रहेंगे वहीं पर मिलेगा औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वही छोड़ गए, काम के लिए करते थे और वही छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्री और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। इन पुरा स्थलों के बारे में अगले अध्याय में बताया जाएगा आपको। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट अगला आया है, आग की खोज। अगला जो पॉइंट आया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण आया है, आग की खोज। चलिए देखते हैं आग की खोज के बारे में कि आग की खोज कैसे हुई। देखते हैं। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। ढूंढने की बात क्या, पहले ही हमने ढूंढ रखा है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर कुरनूल गुफा मानचित्र 2 में था। कुरनूल गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, लाइट के लिए किया गया होगा, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। खतरनाक जानवर से बचना भी होता होगा उन लोगों को, तो उसके लिए भी आग का प्रयोग किया जाता होगा। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं कि आज हम लोग आग का उपयोग किस लिए करते हैं। खाना पकाने के लिए, काफ़ी सारे कार्यों के लिए आग का उपयोग हम लोग करते हैं। चलिए, थोड़ा सा पॉइंट में दिया है, नाम और तिथियाँ देख लेते हैं जरा। नाम और तिथियां ब्रैकेट में बना करके दिया गया है। नाम और तिथियों के बारे में जरा सा ध्यान दीजिएगा। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविद जो है उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को उन्होंने पूरा पाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को उन्होंने पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। पूरा, यह दो शब्द पूरा और पाषाण से मिलकर के बना है। तो पूरा का मतलब हो जाता है आपका प्राचीन। पूरा का मतलब हो जाता है प्राचीन और पाषाण का अर्थ हो जाता है पत्थर, यानी कि प्राचीन और पत्थर से मिलकर के पूरा पाषाण काल को नाम दिया गया है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर और औजारों को महत्व को बताता है। यह जो पूरा पाषाण काल जो नाम दिया गया, तो यह नाम जो बताता है, यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर और औजारों को महत्व को बताता है। पत्थर और औजारों को महत्व। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। पूरा पाषाण काल की अगर हम बात कर ले तो यह पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पहले से 20 लाख वर्ष पहले से 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को माना जाता है, दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। इसको भी बांटा गया है, यानी पूरा पाषाण काल को भी 3 कालखंडों में बांटा गया है। 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है आरंभिक पूरा पाषाण काल, आरंभिक पूरा पाषाण काल। दूसरा बांटा गया है आपको मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा बांटा गया है उत्तर पूरा पाषाण काल। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। मानव इतिहास की कहा जा रहा है कि 99% जो कहानी है वह पूरा पाषाण काल के दौरान ही, पूरा पाषाण काल के दौरान ही घटित हुई।
जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग कहते हैं। कह रहा है कि जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग कहते हैं, यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। मध्य पाषाण युग याद रखना है कि पर्यावरणीय बदलाव किस युग में मिलते हैं, तो मध्य पाषाण युग में। मध्य पाषाण युग में जो है उसमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना जाता है। मध्य पाषाण युग की जो बात कर लें तो इसका समय जो है 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इस काल के पाषाण औजार जो होते थे बहुत छोटे होते थे। इससे इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। इन्हें हम लोग माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहते थे। लघु पाषाण इसलिए कहते थे क्योंकि इसका औजार जो थे बहुत छोटा हुआ करता था। आगे अब देखते हैं, प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया। कह रहा है कि इन औजारों में लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया, हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया पकड़ने वाला और आरी जैसे औजार मिलते थे। हंसिया जिसको हम लोग देहाती भाषा में हंसुआ बोलते हैं, और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान पाए जाते रहे। साथ साथ पूरा पाषाण वाले युग वाले औजार भी इस दौरान पाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से हुई। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। कह रहा है कि अगले युग की शुरुआत, जैसे अगर हम लोग बात कर लें तो इसकी जो है कह रहा है कि अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा गया। नव पाषाण का मतलब होता होगा क्या मतलब होता होगा, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं। अक्सर हम जो है पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में उनके क्या नाम रहे होंगे। जैसे हमें ज्ञात नहीं है, पता नहीं है कि उस समय में क्या नाम रहे होंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें हम लोग देखिए पूरा पाषाण काल के बारे में देखें। पूरा का अर्थ प्राचीन, पाषाण का अर्थ पत्थर। इस पूरे काल की अगर बात करें तो 20 लाख से लेकर के 12,000 तक के था, और इसको 3 कालखंडों में बांटा गया था। आरंभिक, मध्य और उत्तर, यह 3 कालखंडों में बटा था। अगला पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है बदलती जलवायु। बदलती जलवायु के बारे में पढ़ना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला पॉइंट। हम इसको जरा सा मिटा लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। लगभग अगर बात कर लें तो 12,000 साल पहले की बात है कि दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। 12,000 साल पहले दुनिया के जलवायु में बड़ा बदलाव आया और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। स्वाभाविक है, जिसका भोजन अच्छा खासा मिलेगा वो ज़्यादा रहेंगे ही, तो जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इसके पीछे आए और इसके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। साथ ही इस काल में कहा जा रहा है कि मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। अगला पॉइंट जो आ रहा है, खेती और पशुपालन की शुरुआत जो है किस प्रकार से हुई, जरा देखते हैं। चलिए देखते हैं। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे। शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। कह रहा है कि शायद महिलाओं
और पुरुषों बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। जब बटोरते थे, जो वो अनाज उगते होंगे तो पहले बटोरते होंगे। ऐसा करते करते लोग जो हैं खुद उस अनाज को उगाना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए, किसान बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उसे पालतू बनाया होगा। जानवर जो है चारा रख देता होगा, जानवर आता होगा, पकड़ लेता होगा, उसको पालतू बनाता होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता का जंगली रूप था। अगर बात करें तो काफ़ी सारे हमेशा पूछा जाता है, कई एग्जाम में या कुछ में पूछा जाता है कि सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह जानवर कौन था? कुत्ता था। कुत्ता का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इसकी सुरक्षा किया करते थे। अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इसकी सुरक्षा भी किया करते थे लोग। और इधर इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। इस तरह से वे जो है धीरे धीरे पशुपालक भी बन गए, कृषक बने, उसके बाद फिर पशुपालक भी बन गए होंगे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? ये तो विचार करने के लिए आप लोग को दिया गया है कि क्या आप बता सकते हैं कि सबसे पहले कुत्तों को पालतू क्यों बनाया गया। अगला पॉइंट है बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। लोग जो है पौधे उगाने लगे और जानवरों का पालन पोषण करने लगे तो उसको बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया कि लोग बसने लगे। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे तथा जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। उदाहरण के तौर पर स्वाभाविक है, जिन जानवरों को बीमार होने की संभावना कम है लोग उन्हीं को ज़्यादा चयन करते हैं। यही नहीं, लोग उन्हें पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों को बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। स्वाभाविक है, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। अहिंसक कहने का मतलब कि जो जिसको पालन पोषण किया उसी के साथ अत्याचार जानवर करना शुरू कर दे तो ऐसे जानवर को कौन पालेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। स्वाभाविक है, हम देख भी सकते हैं। तो जंगली जानवरों की तुलना में अगर पालतू जानवर को देख लो तो दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का, दोनों चित्र में देख सकते हैं। चित्र दिया गया है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। तो बसने की प्रक्रिया जो है 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। आज वास्तव में जो हम लोग भोजन करते हैं इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से लोग बसते नहीं, कृषि कार्य करना शुरू नहीं करते और पालतू पशुओं को पालते नहीं तो कहाँ से आज भोजन मिलता। तो कह रहा है यहाँ पर कि बसने की प्रक्रिया आज जो हम लोग भोजन करते हैं इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। अगर कृषि के लिए अगर बात कर ले कि सबसे प्राचीन फसल कौन है तो गेहूं और जौ आते हैं। कृषि के लिए जो अपनाई गई है तो वह गेहूं और क्या आते हैं, जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। अगर बात करें तो सबसे पहले जो पालतू बनाया गया वो कुत्ता, तो कुत्ते के बाद आ जाते हैं भेड़, बकरी आ जाते हैं, तो कुत्ते के बाद इन जानवरों को पालतू बनाया गया था। एक नवीन जीवन शैली, अगला जो पॉइंट दिया गया है वह है एक नवीन जीवन शैली दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, कह रहा है कि तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। बिल्कुल,
जब हम पौधों को विकसित करते हैं तो कुछ वक्त लगता ही है, इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है, इसमें कुछ दिन, महीने और कुछ साल तक लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा, उनकी देखभाल के लिए एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। क्योंकि जैसे कुछ समय लग जाता था, जो फसल उगाया जाता था उन फसल को कंप्लीटली रूप से उगने के लिए मतलब कि ज़्यादा समय तक लगना पड़ता था। आगे देखो, बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसीलिए लोगों को इनके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। स्वाभाविक है, बचा करके रखने के लिए भंडारण की बात तो सोचनी पड़ेगी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए मिट्टी के। बहुत से इलाके में मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी गई, फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते हैं? आपने जवाब का कारण बताओ। अगला पॉइंट है, देखिए क्या कह रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? आपने जवाब का कारण बताओ। अगला पॉइंट है, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। देखिए अगला पॉइंट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या भी बढ़ती ही है, साथ ही उससे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। जानवरों से, दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कह दें तो पशुपालन जो है भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, इसके बारे में आगे देख लेना है। चलिए बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। इस चैप्टर को 2 वीडियो बना देंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे। एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए बस इतना ही अब रहने देते हैं। चलिए, थैंक यू।